आज चर्चा करते हैं बीए प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और संस्कृति की इकाई 1 का दूसरा पाठ है शतरंज के खिलाड़ी। ये कहानी है और इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद इनका उपनाम है। आपका नाम मुंशी धनपत राय। आपका जन्म वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में सन 1880 में एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अतः बहुत संघर्षों के बीच आपने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। अल्प आयु में ही पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण परिवार के भरण पोषण की चिंता भी अपने ऊपर ही आपको लेनी पड़ी। अपने समय को मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में स्थान दिया है। प्रेमचंद जी ने उर्दू में कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया और प्रारंभ में आप उर्दू के ही लेखक माने जाते थे, पर बाद में हिंदी से प्रभावित होकर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया और अंत में हिंदी के उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित हुए। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी समस्त रचनाओं में आदर्शवादी रहे हैं। आपकी कहानियों में समस्या, आदर्श और यथार्थ का पूर्ण समावेश रहता था। भारत के ग्रामीण और दलित वर्ग की जनता का ही सदा आपने चित्रण किया है। सर्वसाधारण के जीवन की साधारण घटनाओं और संघर्षों को बहुत ही सरल ढंग से लिपिबद्ध कर देने में आपको विशेष योग्यता प्राप्त रही। यही कारण है कि आपकी कहानियाँ या उपन्यास पढ़ते समय पाठक कुछ क्षणों के लिए उसी वातावरण में खो जाता है। यह केवल वातावरण और साधारण घटनाओं तथा रोचक एवं सरल शैली के ही कारण है। आप श्रेष्ठ कहानीकार रहे हैं। लगभग 300 कहानियाँ और 1 दर्जन उपन्यास आपने लिखे। आपका देहावसान 1936 में हुआ। अपने समय को अपनी कहानियों में बांधने वाले हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद जी के पिता मुंशी अजायब राय डाक मुंशी एवं खेतिहर थे। कृषक जीवन को आपने बड़े करीब से देखा और भारत देश की एक भी ऐसी समस्या नहीं कि जिस समस्या का आपने विवेचन अपनी कहानियों और अपनी रचनाओं में ना किया हो। प्रेमचंद जी कथा साहित्य के लेखन का प्रारंभ नवाब राय के नाम से उर्दू में किया। सोजे वतन नामक कहानी संग्रह आपका 1901 में प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। फिर इसके बाद आपने नवाब राय के नाम से लिखना बंद किया और अपना उपनाम मुंशी प्रेमचंद के नाम से उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। मुंशी प्रेमचंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका संपूर्ण लेखन सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम माना जाता है। पहला संग्रह सोजे वतन, जो देशभक्ति की 5 कहानियों का संग्रह था, इसकी 700 प्रतियां अंग्रेज शासकों द्वारा जब्त कर जला दी गई थी। इसके बाद उन्होंने 15 उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखी, 3 नाटक लिखे, 10 अनुवाद लिखे, 7 बाल पुस्तकों की रचना की। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान से प्रभावित होकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद जी जिस गांव शहर के परिवेश में रहते थे, वहीं का यथार्थ जीता जागता चित्रण, किसानों मजदूरों की दयनीय दशा, शोषण का अबाध चक्र, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए स्वाधीनता आंदोलन इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं।
इनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत, पूस की रात, ईदगाह, मुक्त का यश, गुल्ली डंडा, कफन, दूध का दाम, शतरंज के खिलाड़ी बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आपके मुख्य उपन्यास रहे हैं। आपने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जैसे जागरण, हंस आदि पत्र पत्रिकाएं आपने संपादित की। आप उर्दू से हिंदी भाषा में आए, इसलिए आपकी भाषा में उर्दू के मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। आपकी भाषा पात्रानुकूल है। सादगी, अलंकारिकता का समन्वय आपकी भाषा की विशेषताएं हैं। वर्णात्मकता, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक इन शैलियों का आपने प्रयोग किया है। चित्रात्मक शैली तो प्रेमचंद जी की रचनाओं का प्राण तत्व है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सहज, सरल, सुबोध मार्ग प्रदान कर साहित्य के भंडार में अभिवृद्धि की है। आज हम देखेंगे शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी ये कहानी उस समय के लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह गद्दी नशीन थे। वाजिद अली शाह और उनकी नवाबी तथा उनके समय के लखनऊ के बारे में जो कहा सुना जाता है, उसी को अपनी लेखनी का माध्यम बना करके आपने शतरंज के खिलाड़ी कहानी लिखी। नवाब वाजिद अली शाह और उनके समय के लखनऊ की विलासिता, अय्यासी, नशा, मौज मस्ती, दीन दुनिया से कटकर एक निकम्मा, निष्क्रिय, अकर्मण्य जीवन जीते हुए नवाब और उनकी प्रजा के संक्षिप्त किंतु दिलचस्प वर्णन इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किए हैं। उस समय के लखनऊ या अवध के आम सामाजिक जीवन, लोगों की रुचियों, रुझानों के बारे में भी इस कहानी में लेखक ने बहुत बारीकी से वर्णन किया है। प्रेमचंद ने इस कहानी में यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति को ही सार्थकता प्रदान की है। वह लिखते हैं, वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक में ही मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलावत्तु और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मत छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही हैं, कहीं चौसर बिछी हुई है तो कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में सभी मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मादक पदार्थ पीते। इस तरह की हिरासशील सामंती व्यवस्था की उपज है ये कहानी। इस कहानी के दोनों पात्र मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे बैठे चरबोतियाँ करते थे। इनका असली शौक था शतरंज की बाजी लगाना। शतरंज, ताश, गंजीफा इन खेलों की तरफ उस समय जो रुचि थी, उसके पीछे इन खेलों के आदी लोगों के अपने तर्क थे। इन खेलों से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है,
इस तरह से मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती है। शतरंज की बाजी मिर्ज़ा साहब के घर। सुबह जो बाजी जमी, शाम तक को फुर्सत। मिर्ज़ा के नौकर चाकर सब परेशान थे। बेगम खपा रहती थी, परंतु मिर्ज़ा और मीर पर कोई असर नहीं पड़ता था। खाना खाने तक की फुर्सत नहीं, खाना भी खेलते हुए खाते। शह और मात के नशे में डूबे दुनिया से दोनों का कोई सरोकार नहीं। बड़े चुटीले और रोचक अंदाज में प्रेमचंद ने मिर्ज़ा और मीर के इस व्यसन पर घर वालों की प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये कहानी चूँकि नवाबी ज़माने की है, पात्र भी उसी परिवेश के हैं, भाषा पर उर्दू फारसी का प्रभाव है। इस तरह से ये शतरंज के खिलाड़ी कहानी बहुत ही जीवंत और प्रभावशाली हो गई है। मिर्ज़ा साहब अपनी बेगम से डरते भी बहुत थे। वे सारा दोष मीर साहब के मत्थे मढ़कर छुट्टी पाने की कोशिश करते थे। मीर को इसका अंदाज़ा नहीं था। बाजी बिछी हुई थी कि भीतर से बेगम का संदेश आया कि बेगम के सिर में बहुत दर्द है। मिर्ज़ा उठना नहीं चाहते थे। बाजी उनके हक में जा रही थी। मीर कमज़ोर पड़ रहे थे। वे बार बार मिर्ज़ा को बेगम के पास जाने को कह रहे थे। काफ़ी हील हुज्जत के बाद मिर्ज़ा साहब उठे और भीतर पहुँचे तो बेगम बरस पड़ी। मिर्ज़ा ने हमेशा की तरह सारा दोष मीर साहब के मत्थे मढ़ा। बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तो मजबूर होकर मुझे भी बैठना पड़ता है। बेगम कहती हैं, दुत्कार क्यों नहीं देते? मीर साहब कहते हैं, बराबर के आदमी हैं उम्र में, दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे। जो काम मिर्ज़ा नहीं करना चाहते थे या नहीं होने देना चाहते थे, उसे बेगम साहिबा पूरा करती हैं। झल्लाई हुई वे जाकर बिछी बाजी उलट देती हैं। गनीमत है मीर बाहर टहल रहे थे। बेगम की त्योरियां देख चुपचाप अपने घर की राह लेते हैं। मिर्ज़ा साहब मीर के घर जाकर बेगम की बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगते हैं और अब से बाजी मीर साहब के यहाँ जमने लगती है। मिर्ज़ा की बेगम जहाँ घर में बाजी जमाने से इस नाते खवाती कि मिर्ज़ा उनके प्रति बेहद उदासीन थे, तो मीर की बेगम इस नाते नाराज़ हैं कि अब मीर दिन भर घर में रहेंगे। प्रेमचंद जी ने बड़ी व्यंजक टिप्पणी की है इन दोनों मीर और मिर्ज़ा साहब की पत्नियों पर। वह कहते हैं, मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब को घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। नौकर चाकर इस नाते दुखी थे कि अब उन्हें वहीं भागदौड़ करनी पड़ती थी जो कभी मिर्ज़ा के नौकर किया करते थे। मीर और मिर्ज़ा के बारे में इतना सब बता देने के बाद मुंशी प्रेमचंद जी अब उनके दायरे से बाहर आकर बाहर की दुनिया पर नज़र डालते हैं। राज्य में क्या चल रहा है? राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी और वह वेश्याओं के, भाड़ों के, विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। उसकी चेतावनियों पर ध्यान देने की फुर्सत किसी को नहीं थी। सब और विलासिता के चर्चे देखे जा सकते हैं। मीर के घर शतरंज की बाजी जमी रहती थी। एक दिन नवाब का घुड़सवार उनके दरवाजे आकर उनके बारे में पूछताछ करता है। नौकर उसे बाहर से ही विदा कर देते हैं, परंतु मीर आशंकित होते हैं। नवाबी सेना को उनके सिपाहियों की दरकार थी। मीर और मिर्ज़ा बचने का बेहतर तरीका खोजते हैं। घरों में रहा ही न जाए। अब बाजी शतरंज की घर में नहीं, गोमती के किनारे एक इमारत के सूने खंडहर में लगने लगती है। मुंशी प्रेमचंद जी देश की राजनीतिक हालत पर फिर लौटते हैं।
वह कहते हैं कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ने लगती हैं, लोग बाग लखनऊ छोड़कर देहातों की तरफ भागने लगते हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। प्रजा का कोई धनी धोरी नहीं है और यहाँ मीर और मिर्जा शतरंज की सह और मात में मस्त हैं। बाजी मिर्जा की कमज़ोर थी। मीर उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। कंपनी के घुड़सवारों की फौज पास से निकलती है। मीर साहब मिर्जा को सचेत करते हैं, परंतु किस्त इस बार मिर्जा ने दे दी है। वे मीर से किस्त बचाने को कहते हैं। मीर फिर कंपनी की फौज की बात करते हैं और मिर्जा उन्हें बख्शने को तैयार नहीं थे। मीर साहब कहते हैं, आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको मात देने की सूझी है। कुछ दूसरी भी खबर है, शहर घिर गया है, तो घर कैसे चलेंगे? मिर्जा साहब कहते हैं, जब घर चलने का वक्त आएगा देखा जाएगा। लो यह मात, बस अब की शह में मात है। खेल जारी रहता है। शाम तक स्थिति यह होती है कि 4 का गजर बज रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और उन्हें सेना किसी अज्ञात स्थान पर लिए जा रही थी। शहर में कोई न हलचल थी न मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, यह वह कायरता थी जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी है और उसके जो सहयोगी हैं उनको फुर्सत नहीं। लखनऊ ऐस की नींद में मस्त। राजनीतिक अधःपतन की ये चरम सीमा मुंशी प्रेमचंद जी ने शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से व्यक्त की है। प्रेमचंद जी ने खुद ही यहाँ जो कुछ कहने योग्य था बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया और अपनी ओर से वे कुछ ना भी कहते तो सब कुछ उनके वर्णन से ही स्पष्ट कहानी में दिखाई दे रहा था। मीर साहब से नवाब की गिरफ्तारी पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, परंतु मीर साहब को तो शतरंज की सह बचाने की चिंता है। मिर्जा मात खा जाते हैं। बाजी शाम तक बिछी रहती है। मिर्जा बराबर हार रहे थे। मीर उमंग में थे। खेल के दाव पैच को लेकर उनमें बतकही हो जाती है। बात आगे बढ़ती है। उनके बीच जो कुछ कभी नहीं हुआ था वह होता है। वे दोनों एक दूसरे पर गाली गलौज पर उतर आते हैं। बात यहाँ तक बढ़ती है कि दोनों अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं, दोनों विलासी थे पर कायर ना थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव ना था। दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और दम तोड़ देते हैं। प्रेमचंद जी की पुनः टिप्पणी, अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। कहानी की विडंबना यही है। यहाँ पर प्रेमचंद निष्कर्षात्मक टिप्पणी न देते तो भी बात स्पष्ट थी। शतरंज की जिन दो बाजियों का, दो तरह के खिलाड़ियों का जिक्र मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है, हिंदुस्तान की सरजमी पर बिछी राजनीतिक शतरंज में अंग्रेज बाजी जीतते जा रहे थे, बादशाह बंदी बनाए जा रहे थे। हिंदुस्तान ने, अवध ने मात खाई थी। दूसरी बाजी के खिलाड़ी दम तोड़ चुके थे। बाजी बिछी थी और नकली बादशाह दोनों की मौत पर आंसू बहा रहे थे। इस तरह से तत्कालीन ऐतिहासिक परिदृश्य के साथ मुंशी प्रेमचंद जी ने शतरंज के खिलाड़ी कहानी में बहुत खूबी से राजनीतिक परिदृश्य प्रस्तुत किया है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में हिरासशील नवाबी शासन की यही परिणति दिखाई गई है। व्यक्तिगत शौर्य, दंभ, मान अपमान के लिए मर मिटना सामंती चरित्र की बुनियादी विशेषता रही है। व्यक्ति से
आगे के दीगर सरोकारों से सामंती उदासीनता के चलते ही भारतीय इतिहास में नए नए अध्याय जुड़े हैं। शतरंज की खिलाड़ी कहानी अपने संवादों में, भाषा के प्रस्तुतिकरण में और कहने के अंदाज में नवाबी मानसिकता के साथ उर्दू फारसी की सारी ताकत के साथ हमारे सामने आई है। यह त्रासद अनुभवों की कहानी है। भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को उद्घाटित करने वाली कहानी है। ह्रासशील सामंतवाद की असलियत को उजागर करने वाली कहानी है। शतरंज अंग्रेज़ों ने भी खेली और हमारे सामंती शासकों ने भी। अंग्रेज जीते, हिंदुस्तान की बादशाहत द्वारा। यह सच्चाई भी इस कहानी में पूरी स्पष्टता के साथ उभर कर हमारे सामने आती है। ये है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी शतरंज के खिलाड़ी।